स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रूविंग क्वेश्चंस। आज आखिरी क्लास है इसकी। प्रूविंग क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो जाएंगे। इसको फिनिश अप करते हैं। सामने ध्यान दीजिए, जो ना समझ में आए रोक दीजिएगा। एक दो क्वेश्चन करने के बाद मैं भी रुकूंगा, आप दोबारा करिएगा, अपने हाथ से करिएगा। जो नहीं आएगा मुझसे बात कीजिएगा। बेटे टाइम पे आया करो प्लीज। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, लास्ट क्लास में हमने यहां तक किया था, पावर सेट वाले तक। आज जितने क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के, मिसलेनियस एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं। लेट्स स्टार्ट। कह रहा है शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब कोई भी दो सेट्स को अगर आपको इक्वल प्रूव करना होता है तो क्या प्रूव करते हो कि लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है, राइट वाला लेफ्ट का सबसेट है। इसमें इक्वल नहीं प्रूव करना है, इसमें सबसेट प्रूव करना है सिर्फ। तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट अगर इस सेट में है तो वो एलिमेंट इस सेट में भी होगा। जो कोई भी एलिमेंट अगर लेफ्ट वाले सेट में है तो वो राइट वाले सेट में भी होना चाहिए। अगर लेफ्ट वाला एलिमेंट राइट में है तो इसका मतलब लेफ्ट वाला राइट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। मानते हो ये बात? मानते हो? तो प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? लेट्स स्टार्ट। मैंने बोला लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। कोई एक x एलिमेंट है, वो x एलिमेंट c माइनस बी में है। अगर वो c माइनस ए में भी हुआ तो लेफ्ट वाला राइट का सबसेट हो गया, यही होगा। ओके, अगर x c माइनस बी में, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स x बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग टू b। माइनस का यही मतलब होता है। c माइनस बी का मतलब क्या हुआ? c में है एंड b में नहीं है, यही मतलब हुआ। ओके, अब ध्यान दो, आपको बोला a इज अ सबसेट ऑफ b। ये अगर b है तो ये a है, यही मतलब हुआ। a इज अ सबसेट ऑफ b, यही मतलब होता है। तो इसमें अगर कोई एलिमेंट b में नहीं है तो ऑब्वियसली वो a में भी नहीं है, क्योंकि b में नहीं है मतलब इतने सेक्शन में वो एलिमेंट नहीं है, तो वो a में भी तो नहीं है ना, इसका मतलब। क्योंकि a पूरा का पूरा b के अंदर है। मैंने बोला कोई b में नहीं है, अब b में नहीं है तो मतलब वो a में भी तो नहीं है। मैंने बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में कोई नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट 5 में भी तो नहीं है। सो अगर x बिलोंग टू b नहीं है, इसका मतलब वो x डजंट बिलोंग टू a भी होगा, बिकॉज a जो है वो b के अंदर ही कंटेंट है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू c माइनस a। c माइनस a का यही मतलब होता है कि नहीं होता? x बिलोंग्स टू c माइनस a। अब चाहो तो इसको प्रॉपरली वैसे लिखो, x बिलोंग्स टू c एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। दोनों के कॉम्प्लीमेंट कंबाइन कर दो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। x बिलोंग्स टू c एंड नॉट a। c एंड नॉट a का मतलब क्या हो गया? c माइनस a। एक ही बात है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है। लॉजिक समझ में आ गया इसका? मतलब c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। क्या ये क्लियर है सबको? दोबारा से समझो। मैंने बोला a b का सबसेट है, मतलब पूरा का पूरा a जो है वो b के अंदर ही कंटेंट है, राइट? मुझे प्रूव करना है c माइनस a, c माइनस b, c माइनस a का सबसेट है। एक दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करते हो? जो इसमें एलिमेंट होगा वो दूसरे में भी होना चाहिए, तभी वो सबसेट होगा। तो मैंने माना x जो है वो c माइनस b में है। अगर x c माइनस b में है, मुझे क्या प्रूव करना होगा कि x कहां पे हो? c माइनस a में। हो जाएगा सबसेट प्रूफ। अगर x c माइनस b में है, इसका मतलब x c में होगा एंड x b में नहीं होगा। x b में नहीं होगा तो ऑब्वियसली x a में भी नहीं होगा, क्योंकि a पूरा का पूरा b के अंदर है। तो सीधा भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू c एंड x डजंट बिलोंग टू a का मतलब c माइनस a हो गया कि नहीं हो गया? आप लिखने का दूसरा तरीका, बिलोंग्स टू c एंड बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, एंड है, इंटरसेक्शन आ गया, और फिर इसका मतलब c माइनस a हो गया। समझ में आ गई बात? यहां से आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकली क्लियर? पक्का? एक और देखो, फिर दोनों लिखने का टाइम दूंगा। कोई पॉइंटर नहीं समझ में आएगा हाथ हाथ पूछ लेना। दूसरी बात, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मिसलेनियस का, अगर आपको किसी एक्सप्रेशन को ट्रू प्रूव करना है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, अगर किसी एक्सप्रेशन को ट्रू प्रूव करना है तो आप
उसको मैथमेटिकली ट्रू प्रूव करोगे, जैसे हमने यहां पे ट्रू प्रूव किया, इफ दिस इज दिस देन शो दैट दिस, तो हमने एक एक्सप्रेशन से ट्रू प्रूव किया। बट अगर आपको गलत प्रूव करना है कि ये फॉल्स है, सपोज प्रूव करना होता है ये फॉल्स है, ये है नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कुछ गिवन है और कहते हैं ये प्रूव करो कि ये फॉल्स है। फॉल्स आप किसी एग्जाम्पल से भी कर सकते हो, ट्रू आपको प्रूव करना पड़ेगा, फॉल्स आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। जैसे इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू देन प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स देन गिव एग्जाम्पल। ये कर सकते हो आप। अगर कोई चीज गलत है तो आप एग्जाम्पल से गलत प्रूव कर सकते हो, बट अगर कोई चीज सही है तो आपको लॉजिकली एक्सप्लेनेशन से सही प्रूव करना होगा। कैसे करेंगे, पहले एक एक करके क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट कह रहा है इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। सोचो, x बिलोंग्स टू a मतलब पहले एक्सप्रेशन को सोचते हैं। x बिलोंग्स टू a यानी x एक एलिमेंट हुआ, x एक एलिमेंट हुआ, a एक सेट हुआ, यही मतलब हुआ। x बिलोंग्स टू a का मतलब क्या हुआ कि x एक एलिमेंट है और a एक सेट है। एलिमेंट ही सेट को बिलोंग करता है, राइट? एग्जाम्पल ले लेते हैं साथ साथ, पहले अपने सोचने के लिए, फिर इसको पिरोएंगे तमीज से। x बिलोंग्स टू a, मान लिया 1 बिलोंग्स टू a में मान लिया 1 2, x बिलोंग्स टू a, राइट? ओके, 1 बिलोंग्स टू a। आगे क्या बोला? देन एंड a बिलोंग्स टू b। ओ तेरी, ये पूरा का पूरा एज अ सेट किसी और में बिलोंग्स बोला ना, ऐसी ही सिचुएशन है तो क्या x बिलोंग्स टू a होगा? 1 बिलोंग्स टू b होगा क्या? ना, 1 2 कंबाइंड एज एन एलिमेंट बिलोंग टू b है, अकेला 1 तो है ही नहीं, तो यानी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। हमें एग्जाम्पल साथ साथ ही मिल गया। तो फर्स्ट में सीधा सीधा क्या बोलोगे? इट इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल 1 बिलोंग्स टू a, नहीं पहले a ले लोगे, लेट a इज 1 2, 1 बिलोंग्स टू a, b को माना 1 2 3, 1 2 3 4, a belongs to b, then 1 doesn't belong to b। हां, अगर ये belongs की जगह सबसेट होता तब हो जाता, अगर इसमें a is a subset of b होता फिर हो जाता सही, क्योंकि कोई एलिमेंट a में है, a सबसेट है दूसरे का, तो a दूसरे में भी तो हुआ ना। जैसे सपोज 1 बिलोंग्स टू a है, a है 1 2, 1 बिलोंग्स टू 1 2, 1 2 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3, तो 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 भी तो होगा ना। तो इसकी जगह अगर सबसेट होता तो ये ट्रू हो जाता। समझ में आ गई बात? क्लियर? और देखो सेकंड पार्ट, आप बताना, आप सोचना बेटा, सबसे पहले आपको सोचना होगा, उसके बाद दिमाग लगेगा, उसके बाद लिखना तो बात की बात है, पहले समझ तो है करना क्या है। A इज अ सबसेट ऑफ B, लॉजिकली सोचो, A इज अ सबसेट ऑफ B, वेन डायग्राम से सोचो, ये रहा B, ये रहा A, यही मतलब होता है। पहली लाइन पढ़ के इतना समझ में आता है, आगे पढ़ते हैं। B बिलोंग्स टू C, B जो है वो C में एज एन एलिमेंट है, B जो है वो C में एज एन एलिमेंट है। सामने समझ ले बेटा, समझ ले, सोचना सिखा रहा हूं। B जो है वो C में एज एन एलिमेंट है। मैंने मान लिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यानी A मैंने माना 1, B मैंने माना 1 2 3, और C माना 1 2 3, ये एज एन एलिमेंट है 4 5, यही मतलब हुआ। B बिलोंग्स टू C हो गया, A बिलोंग्स टू C, क्या 1 बिलोंग्स टू C है कि नहीं? खत्म, फॉल्स प्रूव हो गया। Isn't it? सोचो, हर एक टर्म का आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, और वेन डायग्राम से सोचना आसान रहता है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। थर्ड पे आते हैं, मैं टाइम दूंगा बेटा लिखने का, ध्यान से समझो। थर्ड पे आते हैं,
A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C. A के सारे एलिमेंट्स B में, B के सारे C में, तो A के सारे C में होंगे. ये सही है. देखो, ये A, ये B और ये C. ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? तो A का कोई भी एलिमेंट B में भी होगा और वो C में भी होगा. Isn't it? So अब इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रू है तो प्रूव करना पड़ेगा. आप बोलोगे let X belongs to A. If A is a subset of B, it implies X belongs to B. A के सारे B में है तो X किस में होगा? B में भी होगा. Also, if B is a subset of C, implies X belongs to C. Therefore, X A में है तो X C में भी है, तो A is a subset of C. समझ में आती है बात? समझ में आती है बात? पक्का? अर्गुन आज क्लियर हो रहा है? आप सबको क्लियर है बेटे? ऑनलाइन आपको समझ में आया बेटा यहां तक? ठीक है. एक्सप्लेन करने के बाद मैं रुक जाऊंगा, साइड हो जाऊंगा. आप अपने हाथ से लिखना, फिर कोई पॉइंटर नहीं आएगा, पूछ लेना. फोर्थ पार्ट, A is not a subset of B. ओके, पहले वेन डायग्राम से सोचते हैं. A is not a subset of B. A is not a subset of B. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. हमें तो हर केस सोचना पड़ेगा. A is not a subset of B. ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है. देखते हैं क्या करना है. B is not a subset of C. ओके, कहीं साइड में भी हो सकता है और इसको भी कवर करके हो सकता है. Then A is not a subset of C. अच्छा, ऐसे हुआ तो A is a subset of C हो गया कि नहीं हो गया? हो तो इस केस में तो हो गया ना. हमें तो एक गलत प्रूव करना है ना. कोई भी एक केस हो, सही होने का मतलब वो हर केस में सही है, गलत होने का मतलब वो किसी भी एक केस में गलत है तो वो गलत है. Isn't it? So ये केस बन गया. ऐसा भी तो हो सकता है. B is not a subset of C. ये ले, अलग भी हो सकता है. A भी सबसेट नहीं है, B भी सबसेट नहीं है. ठीक है, तो अब एग्जाम्पल प्रूव कर देते हैं. लो जी, पहले ये बना लिया. ये लॉजिक समझ में आता है ना. अब देखो इसको नंबरिंग कैसे करूंगा मैं. ट्रू, इसको मान लिया A को 1 2, B को मान लिया 3 4 5. इफ A is 1 2, B is 2 3 4, so A is not a subset of B, right? A is not a subset of B. C माना, C कितना है? 1 2 4 5. तो B is not a subset of C, but A is a subset of C. A के सारे C में है कि नहीं? हाँ, तो false हुआ ना. तो A is not a subset. True. Oh sorry, false है. तभी तो एग्जाम्पल से कर रहा हूं. सॉरी, माय बैड. ये हुआ false. भावनाएं वे थी, व्यक्त नहीं हो पाई ठीक से. बोला मैंने वही, पर लिख गलत दिया. समझ में आया लॉजिक सबको? तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई. क्लियर? वेन डायग्राम बना लो. अब वैसे दूसरा भी बना सकते हो. लो जी, आपने ऐसे नहीं किया, आपने ये दिमाग लगाया था. ये A है, ये B है, ये लो C. ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. एग्जाम्पल कोई मना नहीं है. मतलब इधर 1 ले लो, इधर 2 ले लो, इधर 3 ले लो. सो A ले लिया 1, B ले लिया 3, तो A is not a subset of B. C ले लिया 1 2, B is not a subset of C, but A is a subset of C. समझ में आई बात? क्लियर? पक्का समझ में आया? ये हो गया नंबर 4. फिफ्थ, if X belongs to A, A is not a subset of B, then X belongs to B. बताओ जी. क्वेश्चन है, यहां लिख देता हूं. If X belongs to A, fifth part, if X belongs to A and A is not a subset of B, then X belongs to B. X कोई एलिमेंट है. अगर कोई एलिमेंट A को बिलोंग कर रहा है, यहां पे कोई एलिमेंट है,
ए बी का सबसेट नहीं है, अलग भी हो सकता है, जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, सबसेट नहीं है, देन एक्स बिलोंग्स टू बी होगा क्या? बिलोंग करेगा बी को? नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? अब ये 1 मान लो या 2 मान लो या 3 मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, लेट ए इज 1 2, बी इज 2 3। क्या बोलोगे? 1 बिलोंग्स टू ए एंड A is not a subset of B, but 1 doesn't belong to B. तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। ले लो तो उस स्पेशल केस के लिए ना, हर एक केस के लिए तो नहीं है ना, जनरली प्रूव करना होता है। नेक्स्ट, 5th के बाद 6th पार्ट, A is a subset of B. If A is a subset of B, if A is a subset of B, X doesn't belong to B, then X doesn't belong to A. अब तुम्हें समझ में आ गया लॉजिकली, A is a subset of B, तो अगर X A में नहीं है तो X B में भी तो नहीं है, X B में नहीं है तो X A में भी तो नहीं है। लिखोगे कैसे? ये तो ट्रू है ना। ट्रू में क्या करना होता है? प्रूव। नायरा, ट्रू में क्या करना होता है? प्रूव। गुड मॉर्निंग। सो ट्रू में कैसे, इसको कैसे प्रूव करेंगे? ध्यान दो, सोचो, बताओ मेरे को। लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, बिलोंग्स टू लेंगे। आपको क्या प्रूव करना है? डज नॉट बिलोंग टू। तो क्या करोगे? डज नॉट बिलोंग टू लोगे, बिलोंग टू लोगे? डजंट बिलोंग टू लोगे ऑब्वियसली। इसके बाद हाँ, तो ये देखो, हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हम प्रूव करते हैं वो कैसे प्रूव करते हैं? वो प्रूव करते हैं हम बिलोंग्स टू को लेके। ठीक है, हम क्या करें अब? इसको डजंट बिलोंग की तो प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देते हैं। मान लिया कि ट्रू है, हमें पता है गलत है, मान लिया कि ट्रू है, माना। देखो, इफ A is a subset of B and X does not belong to B, let X belongs to A. मान लिया A में, अगर A में होगा implies X belongs to B because A is a subset of B. But क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? X doesn't belong to B, therefore our supposition is wrong. Therefore X doesn't belong to A. समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग लगा? इजी? यहां तक पहले अपने हाथ से लिखो, कोई पॉइंटर नहीं समझ में आता अभी पूछो, फिर आगे चलेंगे। और थोड़ा जल्दी हाथ चलाना प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, जिसका रह गया प्लीज बाद में लिख लेना, आगे समझो। ये है टिपिकल क्वेश्चन। टिपिकल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वाला। बीच में एक मिस हो गया क्या? हाँ, ये वाला है बहुत टिपिकल वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये टिपिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देंगे प्लीज। आपको बोल रहा है ए बी सी बी सेट सच दैट ए यूनियन बी, कंडीशन आपको गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, पहली कंडीशन गिवन है। दूसरी कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये दूसरी कंडीशन गिवन है। और आपको बी और सी को बराबर प्रूव करना है, आपको बी और सी को बराबर प्रूव करना है। अच्छा जी, जनरली जब आपको बराबर प्रूव करना होता है तो क्या करते हो? x बिलोंग्स टू b अगर होगा तो हम प्रूव करेंगे कि वो किस में होगा? x बिलोंग्स टू c भी होगा। y बिलोंग्स टू c होगा तो y बिलोंग्स टू b भी होगा। एक बार वो करने की कोशिश करते हैं, बताता हूं कहां फंसेंगे अगर फंसे तो। लेट x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू b यूनियन a होगा कि नहीं? हाँ कि ना? x अगर b में है तो वो यूनियन में भी होगा। अगर वो यूनियन में है मतलब क्या वो इंटरसेक्शन में भी होगा? चलो, अगर x बिलोंग्स टू b यूनियन है, हमें किसके इक्वल दिया हुआ है?
बी यूनियन ए यूनियन सी के, ए यूनियन सी में हो गया, क्योंकि ए यूनियन बी ए यूनियन सी दिया हुआ है ना, यूनियन में तो होगा। अब वो ए का भी पार्ट हो सकता है, वो सी का भी पार्ट हो सकता है, अब स्पेसिफिकली नहीं बोल पाओगे, क्योंकि यूनियन में तो और आता है ना वर्ड यूज, यूनियन में इंटरसेक्शन तो एंड तो नहीं यूज होता, तो अब यहां पे आगे जाके आप फंस जाओगे। तो इसको करने का टिपिकल मेथड क्या है, ये फिर बोल रहा हूं, ये टिपिकल क्वेश्चन है, आपको इसके स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे कि ये कैसे होगा। ये टिपिकल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले बी मान लिया, बी इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी, ये कैसे हुआ, सोचो जरा। ये ए और बी है, ए यूनियन बी, ये पूरा पार्ट हो गया, ए यूनियन बी ये पूरा पार्ट हो गया। इस पार्ट का कॉमन पार्ट किसके साथ, बी के साथ, बी के साथ कॉमन पार्ट, पूरा का पूरा बी हुआ कि नहीं हुआ। तो ए यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ, इसको मैं लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस पे लगाओ, ये हमें क्या दिया हुआ है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से पकड़ा। अब इस पे लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, ठीक है। अच्छा, अब क्या मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, कम्यूटेटिव लॉ लगाया मैंने। क्या मैं बी इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, मानते हो। मैंने बी इंटरसेक्शन सी को ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया। ओ एक मिनट, गलत हुआ, ए इंटरसेक्शन बी को लिखना था, सॉरी, एक मिनट, गलत को लिख दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी को ए इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक, बात समझ में आई। मैंने क्या किया, पहले स्टेप्स दोबारा समझो। फर्स्ट स्टेप ग्रीन वाला समझ में आता है, ये बताओ पहले। ग्रीन वाला समझ में आया कि क्या हुआ, बी और ए यूनियन बी में कॉमन कौन है, बी कॉमन है, तो इंटरसेक्शन उनका क्या होगा, बी के इक्वल। ए यूनियन बी किसके बराबर है, ए यूनियन सी के, तो ए यूनियन सी लिख दिया। अब इस पे लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिखा, और ए इंटरसेक्शन बी को मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा यह हुआ, क्या मैं इसको रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकता हूं, इस पे रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा, बोलो क्या बनेगा। एक मिनट, सी दोनों में सेम है, सी कॉमन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या कर रहे थे, ये बीच वाला जो है ये यहां आता है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जो बीच वाला होगा वो बाहर आएगा, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। ये क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं। हाँ, वो फर्स्ट स्टेप में b is equal to b इंटरसेक्शन a यूनियन b है, हाँ, b c में होना चाहिए। उधर बताओ सी कहां से आ गया वहां पे, उसके हिसाब से नेचुरल कैरेक्टर, किसके हिसाब से, और कौन सा हिसाब हुआ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ये होगा। ये डन वाला स्टेप। हाँ, इसमें मैं बोल रहा हूँ टिपिकल है, इसका फर्स्ट स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, इसके इवन आगे के स्टेप्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। अब ए यूनियन बी को आप वापस ए यूनियन सी लिख सकते हो, इंटरसेक्शन सी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया सी के बराबर। कैसे, ये ए यूनियन सी, ए यूनियन सी
इसका इंटरसेक्शन सी के साथ क्या आएगा? सी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, समझ में आया? टिपिकल क्वेश्चन है, अपने हाथ से एक एक स्टेप लिखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अगला, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इधर, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ये 4 कंडीशंस दी हैं, कह रहे हैं ये चारों बराबर हैं, ये बताना है। मतलब अब चारों को इक्वल कैसे प्रूव करें? आप पहले करो कि फर्स्ट और सेकंड एक ही बात है, फिर प्रूव करो कि फर्स्ट और थर्ड एक ही बात है, फिर प्रूव करो कि फर्स्ट और फोर्थ एक ही बात है, तो चारों एक ही बात हो गई। तो पहले हम क्या शो करेंगे? ध्यान देना बेटा, पहले हम करेंगे शोइंग फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट, और है बहुत सिंपल सी। आप एक बात बताओ मेरे को, A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब पूरा का पूरा A B के अंदर है, तो ऑब्वियसली A माइनस B एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? कॉमन एलिमेंट सेट होगा। तो प्रूव करना है, पॉइंट इज प्रूव करना है। क्या करो? आपको बोला लेट X बिलोंग्स टू A implies X belongs to B because A is a subset of B। ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन हो गई और अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। A is a subset of B, therefore X अगर A में X B में, therefore there will be no element in A which is not an element of B। A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो B का एलिमेंट ना हो, हाँ कि ना? क्योंकि X अगर A में है तो X पक्का पक्का B में भी है, तो A में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो B में नहीं होगा। Therefore A माइनस B क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Therefore फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। पहला और दूसरा इक्विवेलेंट हमने प्रूव कर दिया। अब प्रूव करते हैं फर्स्ट और थर्ड। शोइंग फर्स्ट एंड थर्ड आर इक्विवेलेंट। पहला तीसरा बराबर शो करते हैं। पहले में क्या है? अगेन कंडीशन क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी, बी के बराबर प्रूव करना है। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर होगा। हमारे पास गिवन कंडीशन ये है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट होगा तो वो बी में भी होगा अगर बराबर प्रूव करना। तो मान लो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट? एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा, यूनियन का यही मतलब होता है। केस 1 और का मतलब होगा केस बनाने पड़ेंगे। अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। केस 2, इफ एक्स बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज, नहीं, केस 2 क्या है? एक्स बिलोंग्स टू बी। केस 2 क्या था? एक्स बिलोंग्स टू बी। देयरफॉर वॉट एवर मे बी द केस, एक्स बिलोंग्स टू बी तो दोनों ही केसेस में होगा कि नहीं होगा? इस केस में भी और इस केस में भी। इसका मतलब ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने क्या किया? इक्वल प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट के सारे राइट में होने चाहिए। मैंने वो प्रूव कर दिया कि लेफ्ट में ए यूनियन बी है, मतलब एक्स ए में होगा या फिर एक्स बी में होगा। अगर एक्स ए में है एक्स बी में भी होगा, अगर एक्स बी में है तो एक्स तो बी में है ही, तो दोनों केसेस में एक्स बी में जरूर होगा, मतलब ए माइनस ए यूनियन बी सबसेट होगा बी का। सिमिलरली ऑल्सो लेट y बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a यूनियन b, हाँ कि ना? मतलब b is a subset of a union b. So from 1 and 2
A union B is equal to B. Therefore, statement 1 and 3 are equivalent. क्या ये समझ में आता है? दोबारा समझो. इक्वल कैसे प्रूव कर रहे थे? लेफ्ट के सारे राइट में हो, राइट के सारे लेफ्ट में हो. मैंने इसके एलिमेंट लिया x, क्या प्रूव कर दिया कि वो राइट में है. दूसरा केस क्या किया? राइट का कोई एलिमेंट लिया y, प्रूव कर दिया कि वो लेफ्ट में. तो दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अंडर दिस कंडीशन यही चल रही है अभी भी. ठीक है. तीसरा केस, शोइंग फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्विवेलेंट. कंडीशन अभी भी वही है. ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर. बराबर कैसे शो करेंगे? तुम करो, तुम बोलोगे मेरे को साथ साथ. पहला क्या लें? अगर दो को बराबर प्रूव करना तो क्या करोगे? एक्स लोगे किसमें? लेफ्ट वाले में. यही करोगे. लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. साथ में बोलो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी. बिलोंग्स का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? एंड. इसका मतलब क्या हुआ? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. मतलब श्योरली एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया. मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का. पहली चीज प्रूव हो गई. अब राइट वाले को लेफ्ट में लाते हैं. राइट वाले को लेफ्ट में कैसे लाएंगे? राइट वाले को लेफ्ट में कैसे लाएंगे? लेट y बिलोंग्स टू a. राइट. अब क्या प्रूव करना है? कि वो इंटरसेक्शन में भी हो. यही प्रूव करना है. y अगर a में है और a b का सबसेट है, y b में भी होगा, बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b. अब a में भी है एंड b में भी है, इसका मतलब y a इंटरसेक्शन b में होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ? a is a subset of a intersection b. So from 1 and 2, statement 1 and 4 are equivalent. Hence, the four statements are equivalent. पता है कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये? सीधा 5 का, सीधा 5 मार्कर. क्योंकि इसमें प्रूविंग चार्ज 3 चीजों की, 3 क्वेश्चंस है ना बेसिकली. समझ में आया? दोबारा समझो. पहला, मेरे फर्स्ट और सेकंड को वो प्रूव करना है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी गिवन है. ए माइनस बी एम्प्टी सेट प्रूव करना है. मैंने माना एक्स में, एक्स कोई ए में है तो एक्स पक्का पक्का बी में होगा. अगर एक्स ए में भी है बी में भी है तो ए में से सारे एलिमेंट्स हटा दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा ना. सो देयर इज नो एलिमेंट विच रिमेन्स, देयरफॉर एम्प्टी सेट. दूसरा, फर्स्ट और थर्ड, ए यूनियन बी को बी के बराबर प्रूव करना है. एक्स मान लिया ए यूनियन बी में. अगर एक्स ए यूनियन बी में तो वो ए में होगा या फिर वो किस में होगा? बी में. अगर वो ए में है तो वो बी में भी होगा क्योंकि ए सबसेट है बी का. तो और अगर वो बी में है तो वो बी में है ही. तो हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स किस में? बी में है. अब उल्टा प्रूव करेंगे, बी के कोई एलिमेंट्स हैं तो वो ए यूनियन बी में भी होंगे. ऑब्वियस सी बात है. दोनों प्रूव हो गए, आंसर आ गया. समझ में आया? ये समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए और ये सीधा 5 में आएगा. एक और देखो, इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ऊपर वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आज ही कराया. पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं. अज्यूम दैट PA इज इक्वल टू PB. शो दैट A इक्वल टू B. PA PB के बराबर है. शो करना है AB के बराबर है. अब A B के बराबर कोई भी दो सेट्स को बराबर कैसे प्रूव करते हो? X उसमें होना चाहिए, उसका Y इसमें होना चाहिए. यही करना है. मान लो उसमें X, लेट X बिलोंग्स टू A. X बिलोंग्स टू A. और हमें ये किसकी फॉर्म में चाहिए? पावर सेट की फॉर्म में चाहिए. हमें किसकी फॉर्म में चाहिए? पावर सेट की फॉर्म में चाहिए. अगर X A में है तो इसका मतलब X is a subset of A. इसका मतलब X belongs to power set of A. और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है पावर सेट ऑफ A बराबर है पावर सेट ऑफ B के. मतलब X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B. अगर कोई चीज पावर सेट ऑफ B को बिलोंग कर रही है
इसका मतलब x इज अ सबसेट ऑफ b, इसका मतलब x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b। मानते हो? अब उल्टा कर दो, स्टेप्स उल्टे कर दो, रिवर्स कर दो। लेट y बिलोंग्स टू b, मतलब दिस y इज अ सबसेट ऑफ b, मतलब दिस y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। और हमें क्वेश्चन में पावर सेट ऑफ b किसके बराबर दिया हुआ है? पावर सेट ऑफ a के, बिकॉज पावर सेट ऑफ b बराबर दिया है पावर सेट ऑफ a के। मतलब दिस y इज अ सबसेट ऑफ a, मतलब y बिलोंग्स टू a, देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ a, हेंस a इज इक्वल टू b। मुश्किल है? मुश्किल है, लिख के करने पड़ेंगे, एक बारी में नहीं होते ये, 2 बार 3 बार 4 बार। ये मैं कम से कम 3 बार कराऊंगा क्लास में, अगले आने वाले कुछ टाइम में यही सेम क्वेश्चंस में रिपीट भी करूंगा कम से कम 2-3 बार, तब जाके दिमाग में अच्छे से बैठेंगे। और जिसके स्कूल में ना कराएं, जिसके स्कूल में ना कराएं वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे जो नहीं कराएंगे। 80% कराते हैं, 20% छोड़ते हैं। अगर आपका स्कूल छोड़ेगा तो छोड़ सकते हो, बट टीचर से कंफर्म कर लेना, कराते नहीं है, एग्जाम में दे देते हैं। फिर पता है आप पूछते हो तो क्या कहते हैं? एनसीईआरटी में है ना, मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, आपने मुझसे पूछा नहीं। तो ये प्रॉब्लम होती है 11th में। तो टीचर से कंफर्म्ड पूछ लेना अगर आप छोड़ रहे हो तो, कि ये हमारे कोर्स में नहीं है। फिर वो बोलेगा नहीं बेटा एनसीईआरटी में है, आपके कोर्स में है। तो बहुत टीचर ऐसे करेंगे। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, ठीक है? प्लीज इसको अपने हाथ से लिखिए, या एक काम करो, रुको, आप इसको दिमाग लगाओ, आप इसको दिमाग लगाओ, रुक जाओ, आप इस क्वेश्चन को दिमाग लगाओ। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पीए यूनियन पीबी इज पीए यूनियन बी? कैसे सोचोगे? क्या ये ट्रू होगा? पीए यूनियन पीबी, पीए यूनियन बी। एग्जाम्पल सोचो पहले, लेट्स थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। यस बेटा, आप क्लास 11th में आ चुके हैं, आप 4th वाले बच्चों की तरफ बात मत करें। पी को कॉमन ले ले, व्हाट्स दिस नॉनसेंस? पी का मतलब क्या है भाई? पावर सेट। ध्यान से सोच के बोल यार, छोटी मोटी बात नहीं, आराम से। एग्जाम्पल पी ए यूनियन पीबी। पीए में क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। पीबी में क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ बी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि गलत तो अगर तो एग्जाम्पल मैच कर गया, मतलब सही आ गया, तो फिर हम सोचेंगे कि प्रूविंग कैसे करनी है। अगर गलत आ गया तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि गलत तो आप एग्जाम्पल से कर सकते हो ना। सो मैंने माना लेट ए इज 1 2, कोई एक ले लो, बी ले लो 2 3, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। ए मान लिया 1 2, बी मान लिया 2 3। पीए यूनियन पीबी, पीए यूनियन पीबी, उसके लिए ए यूनियन बी चाहिए। ये हो गया 1 2 3। पीए कितना होगा? पीए होगा 1 2 1 2 एम्प्टी सेट। पीबी कितना होगा? 2 3 2 3 और एम्प्टी सेट। पी ए यूनियन बी कितना होगा? 1 2, उई, अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, दुकेले 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एम्प्टी सेट। अब बताओ पी ए क्या लिख रहा है? पी ए यूनियन पी बी कितना हुआ? 1 2 3 1 2 2 3 एम्प्टी सेट। क्या ये बराबर है पी ए यूनियन बी के? खत्म हो गई कहानी। रीजन, आप इसको लॉजिकली ऐसे भी सोचो ना यार, 2 टू पावर n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके पास कितने हो गए? 4 सबसेट्स। इसके कितने सबसेट्स होंगे? 4। इसके कितने?
8 2 टू पर 3, ठीक है, 4 + 4 आप कहोगे सर 8 है, पर कुछ कॉमन भी तो थे, एम्प्टी सेट कॉमन था, वो तो एक ही बार काउंट होगा ना यूनियन करने पे, मतलब इसके 8 जो होंगे और उसमें एक का फर्क होगा, कौन सा वो है जो कंबाइंड वाला 1 2 3 वाला। समझ में आई बात? तो एग्जाम्पल लेके आप प्रूव कर सकते हो। देखो इसमें 1 2 3 नहीं आएगा, यूनियन में 1 2 3 नहीं आ रहा, यूनियन में और भी नहीं आ रहा, 1 2 2 3 में और भी है, 1 3 मिस हो गया मेरे से, 1 3 हो गया, यूनियन किया था ना, 1 2 3 1 2 2 3 एम्प्टी सेट, 1 2 2 3 एम्प्टी सेट, ठीक है, कॉमन वाले नहीं आएंगे बेसिकली। समझ में आ गई बात? क्लियर? सो ये दोनों इक्वल नहीं है। आ जाते हैं एक और पे। अब आप ये बताओ, ये होगा? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा हमने प्रूव भी किए हुए, प्रूविंग वाले सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। शो दैट दिस, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, यही करना है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? ए एंड नॉट बी, ये हुआ ए एंड बी यूनियन ए एंड नॉट बी, राइट? रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव, यस, दिमाग लगा, वेरी गुड। क्या करोगे? ए बोलो यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या उल्टा, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? क्या लगाया मैंने? ये लगाया रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव। अब क्या करोगे? ए इंटरसेक्शन बी, ओ सॉरी, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, वेरी गुड। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। अब ये क्या हो गया? ए हो गया कि नहीं हो गया? प्रूव हो गया। इजी लगा? समझ में आया? और देखो अगला राइट साइड वाला दूसरा प्रूव करते हैं। ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए मतलब बी एंड नॉट ए, वेरी गुड। अब क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, कितना आएगा? वेरी गुड, प्रूव हो गया। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, आ जाते हैं ये वाले पे। यूजिंग प्रॉप्स ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए। ओके, ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा है। चलो पहला फर्स्ट वाला करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फुद्दू क्वेश्चन, शान के खिलाफ। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन ए एंड ए यूनियन बी, क्या हुआ? ए यूनियन बी और ए का एंड क्या हुआ? ए, जैसा आज वो किया था, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या आया था? बी आया था, वही चीज। ए और ए यूनियन बी में कॉमन कौन होगा? ए होगा कि नहीं होगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ये ए, ये बी, ए यूनियन बी, ये हो गया ए यूनियन बी, और ए में कॉमन क्या है? ए कॉमन है कि नहीं है? राइट? आ जाओ इसके दूसरे पार्ट पे, इसका सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूटिव, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, अगेन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, फिर से ए आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये रहा, इसका ए के साथ यूनियन, ए ही आएगा ना, यूनियन मतलब जोड़ देना होता है ना। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ सेकंड पे, सेकंड क्वेश्चन। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, नीड नॉट। वाह, मजे आ गए। नीड नॉट मतलब हमें गलत एग्जाम्पल ढूंढना है। गलत है एग्जाम्पल, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर चाहिए। ओके, ए ले लो कुछ, 1 2, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ कॉमन चाहिए होगा 2 3,
ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, सी में भी वही कॉमन चाहिए होगा, 2 4 ले लो। आपके पास ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर आ गया, जो कि 2 के बराबर है। यस और नो? अच्छा, क्या बी और सी बराबर है? खत्म, हैप्पी बर्थडे। गलत प्रूफ कर रहा था, कर दिया। ठीक है, समझ में आया? आ जाते हैं एक टिपिकल क्वेश्चन पे। ये है टिपिकल। टिपिकल जो मैंने लिख रहा हूं ना, इनके आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। टिपिकल के आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, बिना स्टेप्स याद करे कुछ होगा नहीं। टिपिकल के आपको स्टेप्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, बिना स्टेप्स ध्यान में रखे कुछ होगा नहीं, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको बिना स्टेप्स याद करे। ध्यान दो, आपको क्वेश्चन में क्या बोला? लेट ए एंड बी बी सेट्स, ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर है, और ये एम्प्टी सेट दिया हुआ है। ए यूनियन एक्स आपको बी यूनियन एक्स के बराबर दिया हुआ है। फॉर सम सेट एक्स आपको ए और बी बराबर शो करने हैं, ए और बी बराबर शो करने हैं। ए और बी को इक्वल कैसे शो करोगे? हाँ जी, क्या दिमाग लगाओगे? लेट्स डू इट। मैं बोल रहा हूं टिपिकल है तो दिमाग नहीं लगा पाओगे। ए को आप, ए सेट है, उसको आप ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख सकते हो। ए को आप ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख सकते हो, गलत तो नहीं है? ए यूनियन एम्प्टी सेट लिख के ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स लिख सकते हो, बिकॉज एम्प्टी सेट आपको कितना दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन एक्स। एम्प्टी सेट आपको कितना दिया हुआ है? ए इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, हमें चाहिए क्या? बी के बराबर चाहिए, तो एक काम करो, बी इंटरसेक्शन एक्स लिखो, बी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों ही बराबर दिए हुए हैं ना। बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, क्या लगाओ? डिस्ट्रीब्यूटिव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, राइट? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स लिख सकते हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ये गिवन है। रुक जाओ, पहले उस फॉर्मेट पे लाओ, इसको इधर लिखो, बुआ इंटरसेक्शन बुक्स, कॉम्यूटेटिव। अब रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बनेगा? ए बी आगे यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है? ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है? एम्प्टी सेट। सो बी यूनियन एम्प्टी सेट क्या हुआ? बी। ए इक्वल टू बी प्रूव हो गया। ये टिपिकल है। मैं फिर बोल रहा हूं, एक दो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। एक दो टिपिकल क्वेश्चन है, उनको आपके स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, उसके बिना उसका गुजारा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? एक और देखो फिर इसी बात पे। Find sets A, B, C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C equal to empty set. क्या करें? कोई भी एग्जाम्पल ले लो। बनाई कैसे एग्जाम्पल? वेन डायग्राम बनाओ। आपको बोला यहां एम्प्टी सेट है, यहां पे कुछ मत भरो, यहां कुछ नहीं भरना, क्योंकि यहां क्या चाहिए? एम्प्टी। ए इंटरसेक्शन बी में कुछ होना चाहिए, 1 डाल दो। बी इंटरसेक्शन सी में चाहिए 2 डाल दो, 3 डाल दो। आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब यहां 3 डाल चुके हो, इधर 4 5 6 लो, खत्म। अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। ये 3 छोड़ भी दोगे तब भी 4 5 6 नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है ना। तो आप क्या बोलोगे? ए सेट क्या हो गया यहां पे? 1 2 4। बी सेट क्या हो जाएगा? 1 3 5। सी सेट क्या हो जाएगा? 2 3 6। अब आप क्या बोलोगे? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए आर नॉट एम्प्टी सेट्स, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। समझ में आया? समझ में आया? एग्जाम्पल लेना क्लियर हो गया कैसे अप्रोच करना है? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, 2 मिनट नहीं, वो मेरे आदत है। ठीक है, या ये खुद करोगे? बट खुद कहां करोगे तुम?
या अटेम्प्ट करोगे? अभी करो अटेम्प्ट, अभी करो अटेम्प्ट, 2 मिनट है तुम्हारे पास, अभी करो अटेम्प्ट। देखो सामने, कोई बात नहीं, सामने देखो। फर्स्ट पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। डी मॉर्गन लगाओ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका एम्प्टी सेट हो गया, मतलब ए एंड नॉट बी एम्प्टी सेट हो गया, मतलब ए माइनस बी एम्प्टी सेट हो गया। इसका मतलब देयर इज नो एलिमेंट in A which is not an element of B. मतलब A is contained in B, मतलब A is a subset of B, यही प्रूव करना था। ठीक है, अगला सेकेंड पार्ट बोला B complement is a subset of A complement implies A is a subset of B. A is a subset of B प्रूव करना है। Let X belongs to A, इसका मतलब X doesn't belong to A complement, X doesn't belong to A complement, B complement सबसेट है A complement का। अगर वो A complement में नहीं है, इसका मतलब वो B complement में भी नहीं है, बिकॉज B complement A complement का सबसेट है। इसका मतलब X belongs to B, इसका मतलब A is a subset of B। समझ में आई बात? A में है तो वो B में है। दोबारा देखो, A में है तो मतलब A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो B कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स B कॉम्प्लीमेंट में होंगे। B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स A कॉम्प्लीमेंट में होंगे। सो अगर वो A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वो B कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होगा, क्योंकि B के सारे A में है ना, B कॉम्प्लीमेंट के सारे A में है। तो अगर वो B कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब वो B में होगा, B में होगा तो मतलब X अगर A में है तो X किस में हो गया? B में, तो A इज अ सबसेट ऑफ B। मैंने सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर दिया। अब आपको करना क्या है? रिपीट करोगे सारे क्वेश्चन लिख लिख के, 1 बार 2 बार 3 बार, प्रूविंग वाले स्पेसिफिकली इनको तमीज से लिख लिख के याद करोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।